नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। 5 दिन की गिरावट के बाद थोड़ी राहत की सांस बाजार में महसूस की जा रही है और लगातार गिरावट को देखते हुए काफ़ी लोगों को घबराहट भी हो रही थी। लेकिन आज हम फिर से 22,000 के ऊपर इस समय कामकाज करते हुए, अगर हम बात करें आंकड़ों की, तो आज 21,990 पे निफ्टी खुला और 22,131 का हाई लगा हुआ हमने देखा। लेकिन अभी फिर से एक बार फिर 22,000 के नीचे निफ्टी कामकाज करता हुआ ऊपरी स्तरों से फिर से फिसला है बाजार। 36 अंकों की बढ़त के साथ इस समय निफ्टी कामकाज करता हुआ, एक समय हमने देखा 21,950 का भी लो लगता हुआ दिखाई दिया था। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो चूंकि मिड कैप में हम देख रहे हैं कि रिकवरी है, इसकी वजह से 1410 शेयर एनएससी पर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। वहीं 1007 शेयर ऐसे हैं जिनमें कि गिरावट देखने को मिल रही है। 40 शेयर ऐसे हैं जिनमें कि हमने देखा कि जिन शेयरों ने 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर छुआ है, वहीं 34 शेयरों ने 52 हफ्तों का न्यूनतम स्तर छुआ है। सेक्टर कौन से अभी भी नहीं चल रहे हैं। सेक्टर में हम देख रहे हैं आईटी में लगातार एक दबाव बना हुआ है। इसके अलावा जहां दबाव देखने को मिल रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि आईटी के अलावा थोड़ा सा दबाव जो है रियल्टी सेक्टर में, थोड़ा क्या 1% से ज़्यादा का दबाव इस समय देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जहां तेज़ी देखने को मिल रही है उसमें ऑटो क्षेत्र लगातार दूसरे तीसरे दिन जो है अच्छी मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ, एफएमसीजी में अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है, फार्मा अच्छा चल रहा है, मेटल में आज अच्छी चमक है, 1% से ज़्यादा की तेज़ी। सवाल वहीं का वहीं कि क्या ये बाज़ार खरीदारी के लिए है या फिर जब जब रिकवरी आए तो मुनाफा वसूल करके थोड़ी देर कैश में बैठना ठीक है, क्योंकि जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आते हैं इस तरह की वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। इन्हीं तमाम पहलुओं में बातचीत करेंगे। खबरों वाले शेयरों पर भी बातचीत होगी। आईपीओ बाजार में काफ़ी हलचल है, इस पर भी करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं आज की हमारी खास मेहमान से और उनको स्क्रीन पर लेकर के आया जाए। और आज के हमारी जो खास मेहमान हैं वो जो है ध्वनि पटेल जी मौजूद हैं हमारे साथ। तकनीकी रूप से बाज़ार को देखती हैं, समझती हैं। ध्वनि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, चार्ट्स पर क्या पढ़ पा रही हैं आप बाज़ार को लेकर के? अभी कैसा दिखाई दे रहा है बाज़ार? ये बाज़ार क्या खरीदारी का मौका देख रहा है? ये बाज़ार क्या इस समय कैश पे रहने का है? आप कैसे देख रही हैं इसे? गुड आफ्टरनून विपुल जी। सबसे पहले तो अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं मनी 9 की पूरी टीम और दर्शकों को। और आज हम देख रहे हैं कि डेफिनेटली हमने यहाँ पे एक हरे निशान में ओपन करा था, बट दिन के ऊपरी स्तर से हम यहाँ पे नीचे की तरफ फिसल चुके हैं। ओवरऑल इंट्राडे चार्ट्स पर अगर हम बात कर रहे हैं तो बाजार यहाँ पे सेल ऑन राइज के मूड में बना हुआ है। और निफ्टी की स्पेसिफिकली लेवल्स की बात करते हैं तो जब तक ऊपर की तरफ 22,180 22,200 का लेवल हम पार नहीं करते हैं तो बुलिश साइड पे कोई भी ट्रेड यहाँ पे इंडेक्स में नहीं लिया जाए, ये मेरी सलाह रहेगी। नीचे की तरफ जो यहाँ पे सपोर्ट लेवल बनते हैं तो इमीडिएट सपोर्ट लेवल यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है वो 22,000 के लेवल का है। यहाँ पे अहम लेवल है यहाँ पे, क्योंकि हम उसी के पास अभी फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं। इंट्राडे ट्रेड्स में यहाँ पे डेफिनेटली उसको ब्रेक करा है, बट इसके नीचे क्लोजिंग अगर हमें देखने को मिलेगी तो फर्दर सेल ऑफ का माहौल यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो निफ्टी के अंदर बन रहा है तो 21,700 का है। 21,700 का लेवल मैं यहाँ पे काफी क्रूशियल मानूंगी, क्योंकि वहां पे 2 बार स्विंग लोज हमने बनाई है इंडेक्स के अंदर रिसेंटली। इन्हें ब्रेक करते हुए ही यहाँ पे 21,000 तक के भी लेवल्स निफ्टी के अंदर ओपन होते हैं। ओवरऑल डेरिवेटिव डेटा भी सजेस्ट कर रहा है कि 21,000 की पुट ऑप्शंस में यहाँ पे भारी राइटिंग हो चुकी है। तो बाजार यहाँ पे जो भी यहाँ पे माहौल बन के रखा हुआ है इकोनॉमिक तरीके से, यहाँ पे इलेक्शंस जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट होता है, उसके हिसाब से ओवरऑल यहाँ पे बेयरिश साइड के सेंटिमेंट्स लेके चल रहा है। विक्स के अंदर भी अगर हम देख रहे हैं तो विक्स में निचले स्तरों से काफी एक यहाँ पे हमें राइज देखने को मिला है। अगर इसी हफ्ते की बात कर रहे हैं तो करीब 30% का इंक्रीज हमें विक्स के अंदर यहाँ पे देखने को मिला है। तो वो भी एक काफी अहम पॉइंट है जिसे हमें मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि विक्स हम यहाँ पे एक फियर इंडिकेटर मान के चलते हैं। तो उसके अंदर भी एक कांस्टेंट राइज यहाँ पे बाजार के अंदर दर्शा रहा है कि एक फियर सेंटिमेंट जो है वो बना रहा है। तो इवेंट ड्रिवन सेंटिमेंट है, तो अभी फिलहाल के लिए इंडेक्स के जो लेवल्स है उनको ध्यान में रखे, बट कैश पर बैठे रहना ये ज्यादा ही यहाँ पे बुद्धिमान काम रहेगा गिवन जो मार्केट का यहाँ पे सेंटिमेंट चल रहा है।
बैंक निफ्टी भी अगर हम आज के सेशन को देखते हैं तो डेली चार्ट्स पे अगर हम एक राइजिंग ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो उसका एक सपोर्ट जो है उन्हीं स्तर पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। वो स्तर यहाँ पे अगर हम नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं जो 47,300 का बना हुआ है तो हमें फर्दर सेल ऑफ बैंक निफ्टी के अंदर भी जी विटनेस करने को मिलेगा। बैंक निफ्टी में जो लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं चार्टिकली, तो 46,600 तक की एक गिरावट यहाँ पर भी पॉसिबल है। सो ओवरऑल मार्केट का यहाँ पे अगर हम सार निकालते हैं तो अभी फिलहाल कैश पे बैठना सही रहेगा, ठीक, क्योंकि जो फियर सेंटिमेंट है वो काफी बढ़ा हुआ है। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो मानना ये है यहाँ पर कि आप जो है अभी जितना ज़्यादा हो सके कैश में बैठने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे दर्शक कह रहे हैं स्टॉप लॉस हमारे हिट हो गए हैं, कोई नया ट्रेड बताइए। तो बहुत ज़्यादा बुलिश अभी मत होइए, एक बार बाजार को स्थिर हो जाने दीजिए, फिर निवेश करने का मौका मिलेगा, फिर पैसे लगाने का मौका मिलेगा। हड़बड़ाहट में लगाएंगे तो पैसे गंवाएंगे। तो थोड़ा सा धीरज रखिए, देखिए, पढ़िए और मनी नाइन के साथ लगातार बने रहिए। बहुत बड़ी संख्या में मैम जो है दर्शकों के सवाल हमारे पास आए हुए हैं और कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही बहुत ज़्यादा सवाल आ चुके हैं। तो एक एक करके तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। और पहला सवाल लेते हैं सियाराम मीणा जी का। कह रहे हैं नमस्ते विपुल सर, पटेल मैम, आपका शो का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया सियाराम जी इन शब्दों के लिए। जियो फाइनेंशियल के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 1155 शेयर इनके पास हैं और इन्होंने खरीदे हुए हैं 257 रुपये के भाव पर। जब से इसका आईपीओ आया मैम काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ था और बहुत लोगों ने यहाँ पर पैसे बनाए भी हैं और यहाँ पर इनके भी पैसे बन रहे हैं। 342 343 के आसपास चल रहा है, इन्होंने 257 के भाव पर लिए हुए हैं। अभी इनको क्या रणनीति अपनानी चाहिए? आज 1% के आसपास, 0.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, क्या अभी होल्ड करके चलना चाहिए? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम इसका ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो डेफिनेटली आईपीओ भाव पे जिनको मिले थे उससे तो ऊपरी स्तर पर है। गेन्स भी काफी अच्छे देखने मिले थे, जहाँ पे स्टॉक ने ऊपर की तरफ 380 तक के लेवल्स को भी छुआ था और उसके बाद हमें रिसेंटली यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिल रही है। बट ओवरऑल टेक्निकली यहाँ पे 330 का लेवल बन रहा है कि जो स्टॉक का एक सपोर्ट लेवल, अहम सपोर्ट लेवल मैं कह सकती हूँ, काम उस तरह से काम करेगा। यहाँ पे मेरी इनसे बने रहने की सलाह रहेगी। यहाँ पे नीचे आप स्टॉप लॉस लगाइए 330 का। 330 के नीचे अगर स्टॉक फिसलता है तो इसके अंदर और आपको गिरावट देखने को मिलेगी, बट जब तक 330 के ऊपर स्टॉक बना हुआ है तो यहाँ पे वापस जो इसका बुलिश मूव हमने देखा तो वो कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा और आपको मुनाफा देखने को मिलेगा और अधिकतम तो 330 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। 330 ये ध्यान रखिए, लेवल 330 का स्टॉप लॉस लगाइए, अभी होल्ड करिए, ये आपके लिए सलाह है। इस बीच जो है रजनी जी का सवाल आया है। रजनी जी कह रही हैं कि सर एनएचपीसी इन्होंने लिया हुआ है और एनएचपीसी इरडा, ये दो शेयर तो ऐसे हैं कि जो हम हर रोज़ डिस्कस कर रहे हैं और सवालों का सिलसिला अभी थमता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। पता नहीं कितने लोगों ने कितने सारे शेयर ले रखे हैं। रजनी जी कह रही हैं 200 शेयर इनके पास हैं 89 के भाव पर। इरडा इन्होंने ले रखे हैं 151 शेयर 186 के भाव पर। अब ये कह रहे हैं कि मुझे एवरेज करना चाहिए या एग्जिट। एनएचपीसी पे तो आपको अभी भी मुनाफा हो रहा है क्योंकि 93 के आसपास चल रहा है। इरडा की बात करें तो 186 पे आपने लिया हुआ है। अभी जो भाव देखने को मिल रहा है इरडे का वो थोड़ा सा नुकसान में है। आप 163 के आसपास चल रहा है, 1% के आसपास की गिरावट है। और ख़ास तौर से अभी हाल फिलहाल में जो खबर आई थी आरबीआई को लेकर के कि जो आरबीआई की तरफ से थोड़े से रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, उसके बाद 2 दिन काफ़ी टूटा था। हालांकि बीच में रिकवरी आई, लेकिन अभी भी इनकी खरीद से नीचे है। करीब 23 रुपये के आसपास पर शेयर का इनको नुकसान हो रहा है इरडा में। एनएचपीसी में प्रॉफिट में है, जानना चाह रही हैं क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, यहाँ पे सबसे पहले एनएचपीसी की बात करेंगे तो जी एनएचपीसी में सबसे पहले तो आपको मुनाफा हो रहा है, उसकी शुभकामनाएं। और यहाँ पे स्टॉक भी ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री ही बनाया हुआ है। रिसेंटली हमें डेफिनेटली इसके अंदर एक फॉल देखने को मिला था, जहाँ पे 106 के लेवल के बाद हमने नीचे बॉटम बनाया था, जहाँ पे 77 के लेवल के पास हम पहुंचे थे। बट वहां से वापस स्टॉक ने एक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बनाना शुरू करा है। तो डेफिनेटली स्टॉक का जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो हायर साइड का बना हुआ है। आप इसके अंदर बने रहे। नीचे जो स्टॉप लॉस लगाने की मेरी सलाह रहेगी तो 87 रुपीज के पास इसका स्टॉप लॉस लगाइए। 87 को अगर ब्रेक करता है तो स्टॉक के अंदर कोई भी एक बेरिश साइड का मूव यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। बट जब तक यहाँ पे ये लेवल्स बरकरार है तो स्टॉक आपको फर्दर इसी फॉर्मेशन में कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा और वापस 106 का लेवल भी इसके अंदर देखने को मिले तो आई विल नॉट बी सरप्राइज।
दूसरा स्टॉक जो आपने यहाँ पे बताया है वो है एडा का। एडा का ओवरऑल अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वैसे ज्यादा डेटा इसके अंदर अवेलेबल है नहीं, हाल ही का लिस्टिंग हुआ स्टॉक है। तो इसके अंदर जो भी डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस पे देखने को मिल रहा है कि 190 के पास स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाया हुआ है रिसेंटली। अभी स्टॉक के अंदर जो गिरावट कंटिन्यू हो रही है वो और यहाँ पे गहरा सकती है, जिसमें अगर यहाँ पे 158 का लेवल स्टॉक ब्रेक करता है, जो कि अहम 200 डेज की एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बन रही है, तो स्टॉक के अंदर यहाँ पे और आपको देखने को मिलेगा फॉल, जो यहाँ पे 150 के लेवल्स तक और फिर उसके बाद 145 के लेवल्स तक कंटिन्यू होती हुई दिखेगी। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि एडा से आप एग्जिट करें, एनएचपीसी में बने रहें। एडा से एग्जिट करें, एनएचपीसी में बने रहें, ये सलाह निकल करके आती हुई। हमारे साथ दर्शक हैं जुड़े हुए, लेकिन उससे पहले जरा विवेक सक्सेना महादेव जी की टिप्पणी पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं, विपुल सर हर हर महादेव, 45 डिग्री जैसे तपन में भी आपके और मणि9 से हम लोगों को एक वृक्ष की तरह शीतलता प्राप्त होती है। कामना करते हैं ये वृक्ष और घना होता जाए और हम लोगों को शीतलता मिलती रहे। विवेक जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी टिप्पणी के लिए। और आप लोगों की ये टिप्पणियाँ जो है इतनी ऊर्जा देती हैं और ज़्यादा मेहनत करने के लिए और सटीक जानकारी देने के लिए प्रेरित करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए जतिन जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जतिन जी नमस्कार। नमस्कार विपुल जी। नमस्कार जतिन जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? बढ़िया, आप बताइए सर। हम दिल्ली से बात कर रहे हैं। दिल्ली से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। गर्मी कैसी लग रही सर आपको? सर गर्मी बहुत है, रिकॉर्ड तोड़ रही है। हाँ अभी बात तो तो सही। 45 डिग्री भी जाने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, गर्मी बहुत पड़ रही है। बस ये है कि हाँ मतलब अपना कामकाज चलता रहे, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, इतना ही कीजिए बस। बताइए सर क्या प्रश्न है आपका? सर मेरा ये सवाल था कि जुपिटर वैगन के मैंने 31 शेयर लिए थे 372 के प्राइस पे, और अभी मुझे अभी 12% का और ज्यादा मेरे पे प्रॉफिट हो रहा था। अभी टोटल 30% का 372 पे प्रॉफिट लिए हो हुए रहा हैं था। आपने? हाँ जी, 372 पे। जब सही ये रवि सर ने बताए थे तब लिए थे मैंने। जी तो जी। उन्होंने दो टारगेट दिए थे, एक तो 450 और एक 480। तो 450 का टारगेट हो गया। मैं जी। सोचा था 470 चला गया तो 480 तक के लिए होल्ड करूं या फिर प्रॉफिट बुक कर लूं। ये बड़ा बढ़िया सवाल है आपका, और इस पर जो है रवि जी की भी रिकमेंडेशन थी। इस पर हमारे यहाँ एक मेहमान जो आते हैं अरुण केजरीवाल जी, उन्होंने करीब 350 के आसपास इसको रिकमेंड किया था इसी चैनल पर। और अब ये शेयर 10.25% ऊपर है। आज इस शेयर को हम बजिंग स्टॉक्स में भी डिस्कस करेंगे, कल भी डिस्कस किया था और उसी स्वरूप में आज भी बढ़ा हुआ है 10.5% ऊपर, 464, 372 की इनकी खरीद है। करीब करीब 100 रुपये का मुनाफा पर शेयर इनको हो रहा है, 3100 रुपये मैम इनके बन रहे हैं। अब ये 480 के लक्ष्य की कामना कर रहे हैं। क्या ये आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, या एक बार के लिए इनको अपना मुनाफा बुक कर लेना चाहिए? क्या सलाह रहेगी? बिल्कुल जी, जिस हिसाब से जुपिटर वैगन्स का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसका वीकली स्ट्रक्चर मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। वीकलीज पे अगर आप देखें तो स्टॉक ने यहाँ पे बॉटम बनाया था, जहाँ पे 87 के बाद स्टॉक ने रुकने का नाम नहीं लिया था और हमें कॉन्स्टेंटली इसके अंदर एक खरीदारी देखने को मिली थी। हाल ही में हमने यहाँ पे देखा है कि स्टॉक वापस से अपनी हायर लो की फॉर्मेशन जो है वो कंटिन्यू करती हुई दिख रही है। हालांकि मोमेंटम थोड़ा सा यहाँ पे फिजल आउट हो चुका है, बट जो बाइंग स्पिरिट है यहाँ पे, जो ऊपर की साइड के वॉल्यूम्स है वो कॉन्स्टेंटली बने हुए हैं। और इनफैक्ट इस हफ्ते में यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो वॉल्यूम्स का जो इजाफा है वो काफी अच्छा है। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट देता हुआ दिखेगा, जिसमें आपको ऊपर की तरफ अभी फिलहाल जो आपका जो लक्ष्य है 480, अगर आप इसको थोड़ा और लंबी अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं तो आपको इसके अंदर गेन्स देखने को मिलेंगे बहुत ही बेहतरीन, जहां पे स्टॉक पहले 500 का लेवल पार करेगा। 500 क्रॉस करने के बाद यहाँ पे 550 का लेवल भी अगर इसके अंदर हम अचीव कर ले तो पोजिशनली यहाँ पे ये स्टॉक होल्ड करने के लिए कोई भी यहाँ पे दो राय नहीं रहेगी। स्टॉप लॉस आप डेफिनेटली इसके अंदर मेंटेन करके रखिए, आपका मुनाफा यहाँ पे काफी अच्छा हो रहा है। तो मेरी यहाँ पे इनसे सलाह रहेगी कि आप नीचे की तरफ इसके अंदर 415 का स्टॉप लॉस लगा के रखें और यहाँ पे पोजीशन को अगर लंबी अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करें। और आपने जिस टारगेट की यहाँ पे आस्क करी है वो तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। जी, तो अगर होल्ड कर सकते हैं तो थोड़ा लंबी अवधि के लिए होल्ड कीजिए। 500 500 टूटता है, 550, ये स्तर आपको जुपिटर वैगन में देखने को मिल सकते हैं। बाकी अभी बजिंग स्टॉक्स में भी चर्चा करेंगे। तो फिर से एक बार जो है हम मैम की राय जो है वहाँ पर लेना चाहेंगे। पप्पू कुमार जी का सवाल आया है, पप्पू जी जानना चाह रहे हैं। नमस्ते विपुल सर जी। नमस्कार आपको ही पप्पू जी। IRFC के 122 शेयर इन्होंने ले रखे हैं।
IRFC 122 पर 50 शेयर ले रखे हैं, सॉरी 122 रुपये पर ले रखे हैं, 50 शेयर इनके पास हैं। अब ये जानना चाह रहे हैं कि IRFC में क्या करना चाहिए। अभी अगर देखें तो रेलवे शेयरों में काफ़ी शानदार रैली देखने को मिली थी और अभी इन्होंने 122 पे लिए हुए हैं, 145 146 का भाव देखने को मिल रहा है, 23-24 रुपये बन रहे हैं इनके यहाँ पर। क्या सलाह रहेगी मैम, IRFC अभी चार्ट्स पर कैसा लग रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ पे विपुल जी अगर हम इसका चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो रिसेंटली जैसे आपने कहा कि सारे रेलवे स्टॉक्स में एक बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिली थी। रिसेंटली IRCTC भी काफी अच्छा बढ़ रहा था। IRFC के अंदर जो कि ऑन दी अदर साइड जो मोमेंटम है वो मिसिंग होता हुआ दिख रहा है। अगर हम डेली चार्ट्स पे यहाँ पे टेक्निकली इसके वॉल्यूम्स को भी देख रहे हैं तो वॉल्यूम्स के अंदर भी जो एक इंक्रीमेंट होना चाहिए वो यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। तो मेरी इनसे यही सलाह रहेगी कि अभी आपको मुनाफा हो रहा है इसके अंदर, तो मुनाफे में यहाँ पे एग्जिट कर जाए। आप स्विच ओवर कर सकते हैं दूसरे स्टॉक्स के अंदर जहां पर सेक्टर वाइज मोमेंटम बाइंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। बट अभी फिलहाल इससे मेरी एग्जिट की सलाह रहेगी। एग्जिट की सलाह यहाँ पर, निकलने की सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई। चलिए, इस बीच JSD इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग वर्क्स, ये इस नाम से इन्होंने आईडी बनाई हुई है, अच्छा नाम लिखा हुआ है इन्होंने। कह रहे हैं आई एम पवन भोमले फ्रॉम मध्य प्रदेश। चलिए, बहुत अच्छी बात है भोमले साहब, नमस्कार आपको। कह रहे हैं आई एम बिग फैन ऑफ दिस शो, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कह रहे हैं इनके पास 300 शेयर हैं जोमेटो के और ये इन्होंने 193 रुपये के भाव पर लिए हुए हैं। उनका कि मैं 3 महीने होल्ड कर सकता हूँ, प्लीज़ मेरा सवाल ले लीजिए। बिल्कुल आपका सवाल ले लिया गया है सर। 193 पे आपने लिया हुआ है और अभी का भाव 195 है, 2 रुपये के आसपास इनको 2-2.5 रुपये मिल रहे हैं यहाँ पर। लेकिन नज़रिया छोटी अवधि का है, 2-3 महीने का ही है। क्या स्टॉप लॉस और टारगेट इनके लिए सजेस्ट करेंगी मैम आप? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम जोमेटो कंपनी वाइज देख रहे हैं तो ओवरऑल कंपनी का जो रिसेंटली यहाँ पे रिवर्सल हुआ है उसके बाद पहले यहाँ पे जोमेटो कोई लेने को तैयार नहीं था, बट उसके बाद जिन्होंने डिप्स पे लिया है उनके मुनाफे का यहाँ पे कोई हिसाब नहीं रहा है। तो स्टॉक डेफिनेटली यहाँ पे एक बुलिश साइड का ट्रेंड बनाए हुए है, ये फर्दर कंटिन्यू भी होगा। रिसेंटली इनके जो यहाँ पे चेंजेस हुए, जैसे ब्लिंकिट का यहाँ पे एडिशन हुआ है, तो ब्लिंकिट इटसेल्फ यहाँ पे इनका जो पोर्शन है वो काफी बहुत ही बड़ा होता है। जोमेटो के अंदर भी जो हमने रनअप देखा है वो यहाँ पे ओवरऑल कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। छोटी से लंबी अवधि के लिए भी इसको आप होल्ड कर सकते हैं। इसके अंदर आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा तो यहाँ पर स्टॉक के अंदर आप 180 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। इसको आप 3 से 6 महीने के लिए अगर यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं तो आपको ऊपर की तरफ मुनाफे काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। करंट लेवल से अगर हम यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड एक्सटेंशन जो यहाँ पे यूज करना चाहिए उसको यूज करते हुए पहले आपको 240 और उसके बाद 255 के टारगेट मिलते हैं। जी, ये सलाह आपके लिए निकल करके आती हुई। और इस बीच हमारे साथ कृष्णा ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। और कृष्णा जी से बात करें उससे पहले राजीव कोहली जी करें। नमस्कार विपुल जी, आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, ईश्वर आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। धन्यवाद धन्यवाद राजीव जी कि आप लोग इतना माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। इस बीच जो है कृष्णा जी से बातचीत कर लेते हैं। कृष्णा जी नमस्कार। नमस्कार विपुल सर। नमस्कार कृष्णा जी, कैसे हैं? राधे राधे। राधे राधे, बहुत बढ़िया सर। बताइए सर, कैसे, कहाँ से बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? अभी तो सर नई दिल्ली से बात कर रहे हैं। PTC इंडिया 500 हमने खरीदे 231 के भाव पे। अच्छा, किस भाव पे लिए हुए हैं? अच्छे 231। 231, 231। जी अच्छा, जी। और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? 6 महीने 8 महीने। अच्छा, कब लिए थे सर आपने ये? अभी सर 1 महीने पहले करीब, या 15-20 एक दिन महीने पहले लिया आपने? ओहो, बिल्कुल पीक पे जाकर के लिया आपने। और पिछले 5 दिन के अंदर 11% का करेक्शन इस शेयर में ऑलरेडी आ चुका है। बिल्कुल जो है आपने ऐसी जगह पे लिए, 234 के आसपास का इसका हाई था जो कि 3 मई को बनाया था और उसी के आसपास आपने इसको ख़रीदा हुआ है। क्या सलाह रहेगी मैम, चूँकि ये थोड़े से नुकसान में हैं और 20-30 रुपये का नुकसान इनको हो रहा है। 205 पे लिए हुए हैं, 205 का भाव, 206 का भाव है, 231 पे लिए हुए हैं। PTC इंडिया अभी हाल फिलहाल में जो कुछ खबरें आई उसके चलते थोड़ा सा दबाव में देखने को मिल रहा है। हालांकि ओवरऑल देखें तो साल भर में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, 122% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। इनके लिए क्या सजेशन रहेगा मैम?
जी बिल्कुल बिल्कुल जी। यहाँ पे अगर इनका छोटी अवधि का यहाँ पे लक्ष्य है तो इसके अंदर से मेरी एग्जिट की सलाह रहेगी, क्योंकि ओवरऑल स्टॉक को अगर हम देख रहे हैं तो डबल टॉप फॉर्मेशन करी है, जहाँ पे 250 रुपए का लेवल जो है वो हम क्रॉस जी नहीं कर पा रहे, ऊपर 240 से 250 का लेवल वो जो बन रहा है, वहां पर आकर कॉन्स्टेंटली एक सप्लाई जो है वो स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम्स का भी इसके अंदर जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए वो हमें यहाँ पे बुलिश साइड पे नहीं देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम्स का भी यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिल रहा है, तो मेरी एग्जिट की सलाह रहेगी। स्टॉक आज भी जो जिन लेवल पे ट्रेड कर रहा है वहां पे अपनी अहम मूविंग एवरेजेस है उसके नीचे फिसल चुका है। यहाँ पे स्टॉक के अगर हम डेली चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो 175 तक के भी यहाँ पे एक 200 पीरियड की मूविंग एवरेज के पास मीन रिवर्टिंग ट्रेड बनता है इसके अंदर। तो बाय की सलाह नहीं रहेगी, अगर होल्ड है तो भी आपको एग्जिट की सलाह ही रहेगी इसके अंदर। चलिए, तो इस बीच ये सलाह आपके लिए निकल करके आती हुई समाधान जी के का प्रश्न आया है, और समाधान जी कह रहे हैं जय हनुमान। जय हनुमान आपको भी। मेरा नाम रौनक है और आई लव दिस शो। थैंक यू सर, थैंक्स अलॉट कार्यक्रम को पसंद करने के लिए। प्लीज़ सर मेरा क्वेश्चन ले लें। बिल्कुल आपका क्वेश्चन ले लिया जा रहा है। जीएमआर इंफ्रा के शेयर इन्होंने ले रखे हैं और इनका 6 महीने का नज़रिया है। 400 शेयर इनके पास हैं और 81 रुपये पे इन्होंने ख़रीदा हुआ है। जीएमआर पे मैम जब जीक्यूजी पार्टनर ने हिस्सा खरीदा था तो लगा था कि शेयर में रफ्तार अच्छी देखने को मिलेगी, लेकिन शेयर उस तरीके से चला नहीं। आज हम देख रहे हैं कि करीब 80 के आसपास चल रहा है, लेकिन उस शेयर में उस तरह की रिकवरी आई नहीं। आप क्या फ्यूचर देख रही हैं इसका? फंडामेंटली बहुत सारी खबरें हैं यहाँ पर, बहुत सारे एयरपोर्ट बन रहे हैं, नया नया निवेश कंपनी के अंदर आ रहा है, लेकिन चार्ट पर अगर देखें तो सुस्ती क्यों दिखाई दे रही है? आप कैसे पढ़ रही हैं चार्ट्स को? जी बिल्कुल। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो तिमाही दर तिमाही इनके जो नतीजे भी यहाँ पे आ रहे हैं वो यहाँ पे ज्यादा हमको एक अपसाइड नहीं दर्शा रहे हैं। तो डेफिनेटली स्टॉक के अंदर जो यहाँ पे फंडिंग आ रही है वो यूटिलाइजेशन जो होना चाहिए वो हमें यहाँ पे इनके इनकम स्टेटमेंट्स में नहीं देखने को मिल रहा है। चार्टिकली भी अगर हम इस जी की बात कर रहे हैं, स्टॉक ने यहाँ पे ऊपर एक टॉप बनाया है जहाँ पे 92 93 के लेवल्स हम ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। ओवरऑल अभी फिलहाल के लिए स्टॉक जो है वो कंसोलिडेशन में चल रहा है। नीचे 75 का लेवल बनता है, 70 से 75 का लेवल जहाँ पे एक नीचे डिमांड जोन बना हुआ है, और ऊपर 90 से 92 के पास यहाँ पे एक सप्लाई जोन बना हुआ है। तो जब तक इसी रेंज में हम ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी एक डायरेक्शनल मूव यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है, साइडवेज चल रहा है। तो मेरी इनसे यहाँ पे यही सलाह रहेगी कि काफी और इंफ्रा स्टॉक्स है जिसके अंदर आप निवेश कर सकते हैं, इससे फिलहाल के लिए एग्जिट करें। एग्जिट करें, ये आपके लिए सलाह रहेगी। सत्य सनातन के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है ध्वानी जी, और इनके कह रही हैं ध्वानी बेन राधे राधे, विपुल सर राधे राधे। मैं गुजरात राजकोट से हूँ और मैं रतन इंडिया पावर में फ्रेश बाइंग कर सकता हूँ क्या, ये जानना चाह रहे हैं सत्य सनातन जी। मैं चाहूँगा कि अगर आप कुछ इस उत्तर का आधा हिस्सा अगर आप गुजराती में इनको दे सकें, क्योंकि ये खुद भी राजकोट से हैं, और आप बोल सकें तो बड़ा अच्छा लगेगा इनको भी, और उसके बाद से हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि आपने क्या कहा। जी बिल्कुल। रतन इंडिया सबसे पहले तो बहुत ही छोटी कंपनी है, यहाँ पे मैं इसको ज्यादा ट्रैक नहीं करती हूँ, तो मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगी। गुजराती में मेरी इनसे यही सलाह रहेगी, सारा स्टॉक में इन्वेस्ट करो જેમાં બધાને ખબર હોય, અને આવા નાના જે સ્ટોક છે જેમાં તમને માર્કેટ કેપ પર નથી દેખાતું એનાથી દૂર રહેવાની સલાહ છે। चलिए, तो मार्केट कैप और तमाम चीज़ों को देखते हुए छोटे शहरों से दूर रहें और अच्छे शहरों में निवेश करें, शायद आपने यही कहा मैम। जी बिल्कुल। चलिए, तो ये सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई, चलिए ध्वानी जी के साथ थोड़ी थोड़ी गुजराती मुझको भी आ गई है यहाँ पर। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं और देखते हैं उन्होंने क्या प्रश्न पूछा है। राधे श्याम जी ने कहा है, कह रहे हैं नमस्कार विपुल जी और मैम। कह रहे हैं कि सर मैंने पिछले 1 वर्ष में आपके शो ने मेरे पोर्टफोलियो को चमकाने में बहुत मदद की है। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर इन्होंने ले रखे हैं, 520 शेयर 81 रुपये के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं। 1 से 2 साल का इनका नज़रिया है। जानना चाह रहे हैं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे कल भी काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के। अभी 76 के आसपास चल रहा है और आधे % के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये थोड़े से यहाँ पर अभी नुकसान में है, शायद इसलिए परेशान है। इनकी खरीद का भाव जो है 81 का है, अभी 76 पे चल रहा है, 4-5 रुपये के नुकसान पे हैं। आप क्या सजेस्ट करेंगी मैम आईडीएफसी फर्स्ट को लेकर के? पिछले 5 दिन के अंदर करीब 6% के आसपास का करेक्शन रहा है, 1 महीने में 7% का करेक्शन रहा है, पिछले 6 महीने में 11% का करेक्शन रहा है। तो पिछले 5, 6, 7 महीनों से शेयर चल नहीं रहा है, अभी क्या करना चाहिए मैम?
विपुल जी, मैं एक और पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगी। जैसे आपने कहा कि पिछले 5 6 7 महीनों से नहीं चल रहा है, अगर आप इसका 2015 का भाव निकालेंगे तो जी भी हम फिलहाल इस स्टॉक में उसी भाव पे चल रहे हैं। हमें ज्यादा कुछ यहाँ पे ओवरऑल इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिला है इस स्टॉक के अंदर। तो काफी सारे दूसरे बैंक से जहाँ पे हमारा ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो काफी बड़ा है, बट इसके अंदर हमें कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। पोर्टफोलियो के नजरिए से अगर आपने इसको लिया है तो मेरी इससे एग्जिट की सलाह रहेगी, स्विच ओवर कीजिए। काफी दूसरे बैंक है जिसके अंदर, जैसे कैनरा बैंक हो गया, आपका यूको बैंक हो गया, जिसमें स्विच कर सकते हैं। ओवरऑल स्टॉक्स यहाँ पे पॉजिटिव चल रहे हैं, बट आईडीएफसी बैंक में यहाँ पे मुझे ओवरऑल शॉर्ट टर्म के नजरिए से भी अगर हम देखते हैं तो स्टॉक यहाँ पे फिसल चुका है नीचे की तरफ। जैसे ही 75 का लेवल स्टॉक के अंदर ब्रेक होगा यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे, तो फर्दर सेल ऑफ आपको देखने को मिलेगा जो नीचे की तरफ 70 रुपए तक कंटिन्यू करेगा। तो अभी फिलहाल के लिए इस स्टॉक से मेरी एग्जिट की सलाह रहेगी, और पोर्टफोलियो बेसिस से भी मैं इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के से दूर रहना करूंगा। जी, चलिए यहाँ पर अब अनिल जी से बातचीत कर लेते हैं। हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी को नमस्कार। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं अनिल जी, आपसे बात करके और अच्छे हो गए। कहाँ से बोल रहे हैं पहले तो ये बताइए आप। सर दिल्ली से, दिल्ली निजामुद्दीन। आज अच्छा, हमारे यहाँ कार्यक्रम में कुछ विशेष बात है कि जब बिहार के फ़ोन लगते हैं तो सारे बिहार के आते हैं फ़ोन, कभी राजस्थान से लगते हैं तो राजस्थान के आते हैं, कभी गुजरात के तो गुजरात के आते हैं। आज दिल्ली का दिन है और अभी तक जितने दर्शकों से बात हुई है सारे दिल्ली के ही लग रहे हैं। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? सर आइनॉक्स ग्रीन में फ्रेश एंट्री के लिए अभी बेहतर होगा क्या? आइनॉक्स आइनॉक्स विंड एनर्जी में या आइनॉक्स ग्रीन में, किस में कह रहे हैं आप? आइनॉक्स ग्रीन में। आइनॉक्स ग्रीन में, अच्छा। जी क्या नज़रिया है सर आपका? सर 1 साल का। 1 साल का नज़रिया है। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी अभी 119 120 के आसपास चल रहा है। जी हालांकि जहां जहां एनर्जी वर्ड लगा है उन सब में काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली है, पर अभी का समय क्या सही है ये एक बड़ा सवाल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी करेक्शन 1 महीने के अंदर 22% के आसपास का आ चुका है। बाज़ार में थोड़ी सी अनिश्चितता है। ऐसे में क्या पैसे तुरंत लगाने चाहिए या नहीं, ये हम पूछते हैं मैम से, धानी मैम से। मैम, रैली यहाँ पर भी जहाँ जहाँ ऊर्जा लग गया, एनर्जी लग गया शब्द, वो सब ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए, लोगों ने काफ़ी पैसे बनाए। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत पीक पर लेकर के फंसे हुए हैं। अब ये 6 महीने में 80% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर रहा। 1 साल के अंदर 159 162 के आसपास का रिटर्न रहा, लेकिन अभी करेक्शन मोड में है। पिछले 1 महीने के अंदर हमने देखा 21-22% करेक्ट हुआ है। अभी क्या पैसे लगा सकते हैं या थोड़ा वेट करना चाहिए? जी बिल्कुल, स्टॉक यहाँ पर अगर हम इसके डेलीज और वीकलीज दोनों देख रहे हैं तो अपने अहम सपोर्ट लेवल के पास है। यहाँ पे कोई भी डिप आपको मिलता है आइनॉक्स ग्रीन में जिसमें स्टॉक यहाँ पे 110 से लेके 105 के लेवल्स के बीच में बाय करने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली इसके अंदर आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं। ओवरऑल थीम इसका बहुत ही अच्छा है। नीचे आपको टेक्निकली जो स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना रहेगा, तो आप स्टॉक के अंदर 95 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। जैसे ही कोई डिप मिलता है 105 से 110 की रेंज में, तो वहां पे इसके अंदर बाय करें। सपोर्ट लेवल पे बाय करेंगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड भी जो यहाँ पे है वो काफी फेवरेबल बनेगा। पोजिशनली होल्ड करने पे यहाँ पे वापस आपको ऊपर की तरफ सबसे पहले 130 से 35 और उसके बाद 150 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। जी, और इस बीच खाली हमारे यूट्यूब पर हमारे साथ करीब 625 दर्शक लाइव जो है खाली यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं। इसके अलावा हमारे ऐप और हमारे फेसबुक पेज पर भी बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों, अपने परिवारजनों, अपने कलीग्स सबके साथ लिंक को शेयर करें, ताकि मनी 9 का परिवार जो है और ज़्यादा बढ़ता रहे और लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। क्योंकि इस तरह की वोलेटाइल मार्केट में बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन बाज़ार के अंदर तैर रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से खास तौर पर। तो आप उनसे बचें और सही सलाह पर गौर करें। चलिए ज़रा हम बात कर लेते हैं। आरजे रंजन जी ने यूट्यूब का माध्यम चुना है हमें सवाल पूछने के लिए। कह रहे हैं कि विपुल सर नमस्ते। नमस्कार आपको भी। कह रहे हैं मेरे पास सुजलॉन के 459 शेयर हैं 44 रुपये के भाव पर, 1 साल होल्ड कर सकते हैं। अभी मुझे गाइड करें कि मुझे क्या करना चाहिए। सुजलॉन पे मैम लोगों को लग नहीं रहा था कि इतनी शानदार रैली देखने को मिलेगी, लेकिन अब थोड़ा सा थकता हुआ दिखाई दे रहा है। 44 45 46 48 के आसपास जा कर के अब ये 39 40 37 37 इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। इनको अभी 5 रुपये के आसपास का पर शेयर नुकसान हो रहा है। बाज़ार भी थोड़ा ठंडा है। अभी इन्हें क्या करना चाहिए? 1 महीने में करीब 6-6.5% का करेक्शन रहा है और पिछले 2-4 महीनों से थोड़ी सुस्ती में है, 3-4% ही चला है। लेकिन साल भर के अंदर क्या रिटर्न दिए हैं? कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि 8-9 रुपये से चलते चलते ये शेयर इस तरीके का रिटर्न देगा। आपकी सलाह क्या होगी?
जी बिल्कुल। यहाँ पे सुजलॉन का अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो स्टॉक ने अपना वर्स्ट जो है वो दिखा दिया है, जिसमें नीचे की तरफ हमने 1 से 2 रुपए तक के भी यहाँ पे लेवल्स देखे थे। डेफिनेटली यहाँ पे जो रिटर्न्स देखने को मिले हैं हाल ही में वो काफी फिनोमिनल रिटर्न्स है। स्टॉक यहाँ पे थकता हुआ इसीलिए भी दिख रहा है क्योंकि 2010 की तरफ अगर हम डेटा में पीछे की तरफ चलते हैं तो वहां पर एक यहाँ पे जोन बना हुआ था जिसको स्टॉक ऊपर की तरफ पार नहीं कर पा रहा है। बट जैसे ही हम यहाँ पे ऊपर की तरफ जैसे ही 45 से लेके 50 के लेवल्स क्रॉस करते हैं तो फर्दर इसके अंदर जो रैली बनी थी वो वापस बनती हुई दिखेगी। ओवरऑल मेरी इस स्टॉक से यहाँ पे बने रहने की ही सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिए। यहाँ पर नीचे की तरफ इनका जो स्टॉप लॉस बनता है तो 33 रुपीज का बनता है। 33 रुपीज के नीचे अगर स्टॉक फिसलता है तो यहाँ पर आपको और ज्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। बट जब तक ये लेवल बरकरार है, इसका जो बुलिश ट्रेंड इसने रिसेंटली बनाया था जिसमें हमने एक पैराबोलिक राइज देखा जहां पे स्टॉक ने 19 रुपए से लेके हमें यहाँ पे 40 रुपए तक का एक लेवल दिखाया है, वैसा ही वापस से राइज हमें देखने को मिल सकता है। तो बने रहने की सलाह है और यहाँ पे 33 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के रखें। ठीक, तो ये सलाह आपके लिए निकल करके आती हुई और अगले दर्शक के पास चलें उससे पहले जरा महेश पंडित जी का प्रश्न ले लेते हैं। पंडित जी कह रहे हैं कि नमस्ते विपुल सर। नमस्कार आपको भी महेश जी। कह रहे हैं टाटा पावर और आरवीएनएल में क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। टाटा पावर के सर नतीजे अच्छे नहीं रहे और नतीजे उम्मीद से ख़राब होने के बाद बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस थोड़े से नाराज़ हो गए, उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया, नीचे के टारगेट दे दिए। उसकी वजह से कल और आज में थोड़ी सुस्ती देखने को मिल रही है। टाटा पावर में 412 के आसपास चल रहा है। फ्रेश एंट्री आप लेना चाह रहे हैं, किन लेवल पर लेना चाहिए ये हम जरा पूछते हैं मैम के साथ। और आरवीएनएल में फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं मैम। ये 2 शेयर इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, दोनों ही शेयरों में अच्छी रैली देखने को मिली। नतीजों के बाद थोड़ा करेक्शन है टाटा पावर के अंदर। आरवीएनएल को लेकर के आपकी क्या राय होगी और टाटा पावर में फ्रेश एंट्री के लिए कौन से लेवल तलाशेंगे आप। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। सबसे पहले तो यहाँ पे आरवीएनएल को तो मैं एग्जिट की सलाह दूंगी क्योंकि डेफिनेटली हमने देखा कि रेलवे एक थीम था बट वो थीम अब यहाँ पे फिजल आउट हो चुका है। तो उस थीम से तो अभी फिलहाल के लिए दूर रहे आप। यहाँ पे टाटा पावर जो है वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। टाटा पावर में आप डेफिनेटली यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं और आपको कोई भी एक डिप मिल रहा है जहाँ पे स्टॉक नीचे की तरफ आपको 390 से लेके 400 के लेवल्स पे भी देखने को मिलता है तो वहां पे आप फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। नीचे स्टॉक का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बना हुआ है तो 380 का बना हुआ है। 380 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ 395 से लेके 400 के लेवल में आप इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। वापस से स्विंग मूव इसके अंदर जो कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है वो हायर साइड पे कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा, जिसमें ऊपर की तरफ आपके टारगेट्स जो है वो 450 के बनेंगे। जी, तो ये राय निकल करके आती हुई। चलिए चलते हैं अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और काफ़ी लोग नाराज़गी जता रहे हैं कि मेरा प्रश्न नहीं लिया गया। हम आप सभी से क्षमा चाहते हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सवालों को लिया जाए। इस बीच अगले दर्शक हमारे साथ शशांक जी जो है पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि सर मेरा सवाल ले लीजिए। मेरे पास आईओसी के 89 शेयर हैं 163 के रेट में, अभी क्या करूं और क्या ऐड कर लूं, और कोल इंडिया भी लेना क्या सही रहेगा। चलिए कोल इंडिया पे बाद में बात करेंगे, आईओसी पे बात कर लेते हैं या फिर कोल इंडिया ले लेते हैं। एक सवाल ले लेते हैं, कोल इंडिया पे बात कर लेते हैं। आईओसी शायद हमारे बजट स्टॉक्स में भी होगा। तो कोल इंडिया में क्या अभी फ्रेश एंट्री करना चाहिए, 1 साल के लिए इनका नज़रिया है। कोल इंडिया को लेकर के काफ़ी सवाल आते रहते हैं, इसलिए पहले कोल इंडिया पे बातचीत कर लेते हैं। आज 1.25% ऊपर है कोल इंडिया का शेयर, 448 449 का लेवल देखने को मिल रहा है। मैम क्या सलाह रहेगी। काफ़ी अच्छे रिटर्न इस शेयर ने भी दिए और ख़ास तौर से अब जो माहौल चल रहा है जिसमें कि गर्मी बढ़ रही है, पावर कंजम्पशन बढ़ेगा, कोयले की डिमांड बढ़ेगी, ऐसे में क्या कोल इंडिया भी चलता हुआ दिखाई देगा क्या। 448 के आसपास है, अभी ये फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं। बिल्कुल जी। हाल ही में स्टॉक का अगर हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो हमने देखा है कि स्टॉक ने अपने ऑल टाइम हाईज वापस से बनाए हैं। ओवरऑल यहाँ पे अगर हम शॉर्ट टर्म बेसिस पे भी देखें तो फ्रेश एंट्री डेफिनेटली यहाँ पे करनी चाहिए क्योंकि रिसेंटली इसके अंदर जो रैली हमने देखी वहां पे 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डेलीज पे एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट लेवल की तरह काम कर रही है। अभी फिलहाल भी हम देख रहे हैं कि पिछले 5 सेशन से उसी लेवल के पास हम सपोर्ट ले रहे हैं जिसमें नीचे 440 का लेवल बनता है। 440 के लेवल के पास आज भी हम देख रहे हैं कि स्टॉक ने इंट्राडे में एक रिवर्सल लगाया है। तो करंट लेवल से आप इसके अंदर डेफिनेटली फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करके रखना रहेगा तो आप नीचे की तरफ में यहाँ पे 430
का स्टॉप लॉस लगा के रखे। डेरिवेटिव डेटा भी शॉर्ट टर्म के लिए सजेस्ट कर रहा है कि ऊपर आपको 490 से 500 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो मेरी फ्रेश बाइंग के लिए भी इसके अंदर सलाह रहेगी। और अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो डेफिनेटली ये आपके वन ऑफ द पोर्टफोलियो स्टॉक्स में होना चाहिए। जी, चलिए अब जरा अगली दर्शक हमारे साथ हैं। नीतू त्यागी जी का प्रश्न आया है और नीतू जी जानना चाह रही हैं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। इनके पास 100 शेयर हैं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के। इन्होंने 214 के भाव पर लिए हुए हैं। कह रही हैं क्या और एवरेज कर लें, लॉन्ग टर्म को लेकर के क्या नज़रिया दिखाई दे रहा है। तो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अगर हम अभी भाव देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो 204 के आसपास का चल रहा है। और इन्होंने जो ख़रीदारी की हुई है वो ली हुई है 127 नहीं माफ़ कीजिएगा 214 के भाव पे। तो अभी 10 रुपये के आसपास का नुकसान हो रहा है। एवरेज करना चाह रही हैं, क्या एवरेज करना चाहिए मैम यहाँ पर? इस शेयर ने भी काफ़ी अच्छे रिटर्न यहाँ पर आते हुए हमने देखे हैं। हालांकि एक महीने में 8-9% करेक्ट हुआ है, लेकिन पिछले 6 महीने में 55% और एक साल की बात करें तो डबल हो चुका है शेयर। आपकी क्या सलाह रहेगी? जी बिल्कुल, यहाँ पे आज का इसका जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट है विपुल जी। कहा क्योंकि स्टॉक ने हाल ही में यहाँ पे ऊपर की तरफ 230 के लेवल्स के पास यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिल रहा है। 2 बार हमने टॉप्स देखी है यहाँ पे 230 235 का लेवल हम क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। स्टॉक को वहां से एक सप्लाई का सामना करना पड़ रहा है। और आज की जो गिरावट यहाँ पर है वो प्रीवियस स्विंग लोस को भी यहाँ पे ब्रेक करती हुई दिख रही है। तो अभी मुझे यहाँ पे लगता है स्टॉक में ये जो बेयरिश साइड है वो फर्दर कंटिन्यू होती हुई दिखेगी, जिसमें आपको नीचे की तरफ 190 तक का ये फॉल है वो कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। 190 के पास इसके अंदर एक डिमांड जोन बना हुआ है जहां से आपको वापस एक बाउंस देखने को मिल सकता है। बट शॉर्ट टर्म के नजरिए से मेरी इसके एग्जिट की सलाह रहेगी। बट अगर आपका नजरिया यहाँ पे लॉन्ग टर्म का है तो आप इसके अंदर एवरेज कर सकते हैं, जहां पे 190 के लेवल के पास आप इसके अंदर ऐड करें। शॉर्ट टर्म में नुकसान आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। एक साइकोलॉजिकल फैक्टर जो होता है कि आपको यहाँ पे लॉस ज्यादा देखने को मिला है वो यहाँ पे अफेक्ट होता हुआ दिखेगा आपको। तो शॉर्ट टर्म के नजरिए में एग्जिट। बट अगर आप लंबी अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं तो 190 के पास इसको यहाँ पे एवरेज करें और होल्ड करें। चलिए, तो 190 के पास एवरेज करें और होल्ड करें, ये सलाह आपके लिए निकल करके आती हुई विनय जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। विनय जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल जी। नमस्कार विनय जी, क्या बात है, बिल्कुल आप तो अजीत की आवाज में बोल रहे हैं। कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं गाजियाबाद से विपुल जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? गाजियाबाद से आपका रेगुलर दर्शक अरे हूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल विनय जी। जी जी जी, बताइए आज क्या पूछना चाह रहे हैं, कैसे हैं आप? बढ़िया विपुल जी, बढ़िया। मुझे सिर्फ ये जानना था कि सीएट और एक्सिकॉम टेली सिस्टम पे कब एंट्री करनी चाहिए और 6 to 1 ईयर। एक तो सीएट बोला, दूसरा कौन सी कंपनी बोली आपने? एक्सिकॉम टेली सिस्टम, अभी थोड़े टाइम पहले इनका आईपीओ आया था। अच्छा, एक्सिकॉम टेली। आज चूंकि हमारे साथ टेक्निकल एनालिस्ट है, मुझे नहीं पता कि वो 400 की ज़्यादा इसके होंगे नहीं, तो इसमें वो उत्तर दे पाएंगे। नहीं हो पाए तो प्लीज सीएट का एटलीस्ट। सीएट का हम, हाँ बिल्कुल, सीएट के बारे में जानकारी ले लेते हैं आपको। एक्सिकॉम पे जब कोई फंडामेंटल एनालिस्ट आएंगे तो आपसे हम राय दिला देंगे। सीएट के ऊपर जानना चाह रहे हैं फ्रेश एंट्री कब करनी चाहिए। 2260 2261 का लेवल देखने को मिल रहा है। 1.25% के आसपास की आज गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में 13-14% करेक्ट हो चुका है और पिछले 6 महीने में महज 7% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला है, साल भर में 30% का। मैम थोड़ी सी सुस्ती तो रही है इस शेयर में, लेकिन क्या ये जो गिरावट आई है क्या एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है? आपको चार्ट्स देख करके क्या लग रहा है? जी विपुल जी, खास करके सीएट में सबसे पहले तो मैं बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट दे दूंगी, ये कोई भी एक फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है इसके अंदर। उसका कारण ये है कि स्टॉक ने हाल ही में यहाँ पे अपना जो 2440 का लेवल होता है वो ब्रेक करा है, जो कि एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। और इसके अंदर उसके बाद जो गिरावट है वो बहुत ही स्पीड से हमें देखने को मिल रही है। अगर आप डेली चार्ट इसका देखें तो यहाँ पे बहुत ही शार्प फॉल इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये फॉल यहाँ पे फर्दर कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा, जिसमें 2100 का लेवल है जहां पे स्टॉक के अंदर एक डिमांड जोन बनता हुआ दिख रहा है। तो मेरी इनसे सलाह रहेगी कि अभी फिलहाल के लिए इसको दूर रहे, बट 2100 के लेवल्स के लिए एक अलर्ट लगा के रखे। वहां पे स्टॉक बेस बनाता हुआ दिखे तो वो इसके अंदर एक फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जी, इस बीच सबिहा सैयद जी का सवाल आया है। कह रहे हैं कि
प्लीज़ आज मेरा क्वेश्चन ले लीजिए, काफ़ी दिनों से नहीं मिला है आंसर। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। और मैम बिल्कुल आपका सवाल आज ले लेते हैं। कई बार छूट जाती हैं चीज़ें, लेकिन कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करें। ICICI बैंक में फ्रेश एंट्री करना चाह रही हैं ये। अच्छा, एक बात तो कल भी मैंने इस बात का जिक्र किया था, पहले लोग घबरा जाते थे जब बाजार गिरता था। अब लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि हर गिरावट में लोग पूछते हैं कि यहाँ खरीद लें, वहाँ खरीद लें। तो अब ये अच्छी बात है कि लोगों का भारतीय अर्थव्यवस्था पे, भारतीय बाजार पे भरोसा बरकरार है। मैम ICICI बैंक में फ्रेश एंट्री करना चाह रही हैं। आज 4.5% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। 1118, 1119 का लेवल देखने को मिल रहा है यहाँ पर। क्या फ्रेश एंट्री की जा सकती है ICICI बैंक के अंदर, और बैंकिंग को लेकर के आपका व्यू है क्या वैसे? जी बिल्कुल। जैसे हमने शो की स्टार्ट में डिस्कस करा आज के, जहाँ पे मैंने बताया कि रिसेंटली यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी की भी बात कर रहे हैं तो हम अहम सपोर्ट लेवल्स पर है, बट ये कितने सस्टेन कर रहे हैं उस पे एक यहाँ पे डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है, क्योंकि हमें देखने को मिल रहा है कि ओवरऑल विक्स जो हमारा यहाँ पे बढ़ा हुआ है, तो उसकी वजह से एक फियर फैक्टर जो मार्केट में देखने को मिल रहा है वो काफी यहाँ पे बना रहेगा, और ये माहौल बना रहेगा जब तक कि हमारे इलेक्शन का जो अहम इवेंट है वो यहाँ पे खत्म नहीं होता है। ओवरऑल अगर हम बैंकिंग क्षेत्र की भी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर्स उनके जो है यहाँ पे हायर लेवल से हमें यहाँ पे एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक अगर हम देख रहे हैं तो निफ्टी प्राइवेट सेक्टर बैंक का अगर हम यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं तो ओवरऑल इसके अंदर मोमेंटम भी जो है वो फिजल आउट हो चुका है। टॉप बनाया था, बट प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर का जो यहाँ पे इंडेक्स है वो एक अपना फ्रेश टॉप नहीं बना पाया था, और उसके बाद हमने इसके अंदर गिरावट देखी थी। सिमिलरली ICICI बैंक की भी अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो उसके अंदर भी हमने यहाँ पे देखा डेफिनेटली स्टॉक ने एक अपना जो अपवर्ड मोमेंटम है वो कंटिन्यू करा था, बट वो एक फिजल आउट हो चुका है। और अभी फिलहाल गिवन द इवेंट सिचुएशन में बैंकिंग क्षेत्र में यहाँ पे निवेश करने की सलाह नहीं दूंगी, आप इससे दूर रहे। कोई भी अगर ICICI बैंक में आपको डिप मिलता है जहां पे आपको 1090, 1080 का लेवल वापस से रिटेस्ट करता हुआ स्टॉक दिख रहा है, तो वहां पे इसके अंदर रिविजिट करके फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म के लिए अभी फिलहाल बैंकिंग और इंडेक्स स्पेसिफिक जो हाई बीटा स्टॉक्स है उनसे दूर रहने की सलाह है।